आज के क्लास में हम देखेंगे लोकसभा। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल। क्या आपको पता है कि जो भी आप एमपी का यानी कि सांसद का चुनाव करते हैं, इलेक्शन में वोट डालते हैं और जो सांसद बनते हैं वो सांसद कहाँ जाके मिलते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश के किसी जिले से आप किसी सांसद को चुने हैं, राजस्थान से कोई सांसद चुन के आए हैं, केरल से कोई सांसद चुन के आए हैं, मिजोरम से कोई सांसद चुन के आए हैं। तो ये जो सांसद होते हैं ये कहाँ बैठते हैं और किस हाउस के लिए चुने जाते हैं, है ना? तो ये सभी सांसद जो चुने हुए आते हैं ये हमारे लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। उसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा लोकसभा होता है। ठीक है, नमस्कार। आज के क्लास में हम देखेंगे लोकसभा। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इस क्लास ये जो मेरी क्लास होगी ये प्री और प्लस मेंस अप्रोच होगी। ठीक है, यानी कि प्री में जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ऑन होता है, उसको हम देखेंगे। और प्लस मेंस यानी कि 250 वर्ड्स में जो मेंस में सब्जेक्टिव को लिखने आते हैं कि क्वेश्चन दिया रहेगा 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। तो 250 वर्ड्स में आपको मैं एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को स्टडी करने के बाद और लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है पॉलिटी, उसको इंटीग्रेट करने के बाद ये मेरी क्लास चलेगी। ओके, ये जो मेरी क्लास होगी ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जो भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो गया, एसएससी का, ठीक है, ये सब एग्जामों के लिए जहाँ पे जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाने में पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, उन्हीं सबको इस क्लास में लोकसभा के पर्सपेक्टिव इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 2024 में, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि 543 सीटें पर इलेक्शन हुआ, सब लोग जीत के गए। ओके, ठीक है, तो ये जो लोकसभा है, तो लोकसभा में आपको जो इंफॉर्मेशन दूंगा आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होती है? मैक्सिमम सीट कितनी होती है यानी कि टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी जो होते हैं वो कितने हैं हमारे? तो वो होते हैं हमारे 550। ठीक, 550, वेरी गुड। ओके, ये जो लोकसभा में हमारे 550 मेंबर होते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इन 550 में, ठीक है, 530 जो मेंबर होते हैं, जो मैक्सिमम, वो कहाँ से चुन के आएंगे? वो चुन के आएंगे स्टेट से। ठीक है, स्टेट्स यानी कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उन सबों से 530 मेंबर हमारे चुन के आएंगे। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो राज्य की तो बात हो गई कि राज्य से 530 चुन के चले आएंगे, लेकिन जो बच्चे 20, ये कहाँ से चुन के आएंगे? ये हमारे चुन के आएंगे यूटी से, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ओके, ये तो हमारा मैक्सिमम सीट है लोकसभा की, यानी कि 550 अभी तक सीट डिटरमाइंड की गई है। ओके, ये जो मैक्सिमम सीट है कंसेप्ट है, पार्लियामेंट चाहे तो संशोधन करके इनकी सीट की संख्या बढ़ा सकती है या घटा सकती है। ठीक है, वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। ओके, लेकिन बट जो प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि अभी वर्तमान में जो हमारे टोटल सीट हैं, यानी कि मान लीजिए वर्तमान यानी कि 2024 में इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ, तो उस समय टोटल कितनी सीटें हैं?
तो इसमें टोटल सीटें हैं हमारी 543 यानी 5 से एक एक कम होगा और 4 से एक कम होगा तो 3, ठीक है, यानी कि 543 सीटें हैं। अब जब आपकी 543 सीटें हैं, ओके, तो इसमें भी हमारा स्टेट को कितना चला जाएगा? स्टेट को जाएगा हमारा 5 to 4 सीटें। ये किसको जाएगी? स्टेट, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को मिला के जो टोटल हमारे सांसद बनते हैं वो 524 है। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे 19 सीटें भी हैं। ये 19 सीट किसको जाएगी? ये जाएगी हमारा यूटीज को, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए, जो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए 19 सीटें रखी गई हैं। ओके, ये देखते हैं कि इस 19 सीटों में सबसे मैक्सिमम सीटें 7 सीटें दिल्ली के लिए रिजर्व है। ओके, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जो आपका लोकसभा है, ये लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 550 मैक्सिमम। ओके, इसमें 530 आपके स्टेट से आएंगे और 20 आपके यूटी से आएंगे, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन अभी में देखेंगे कि जो अभी के सिनारियो में, जो अभी जैसे आज 2000, अभी फरवरी का मंथ 2026 से, तो अभी हमारे लोकसभा में कितने मेंबर बैठे हैं? तो 543 मेंबर, ठीक है। उसमें से 524 हमारे स्टेट से आते हैं और 19 हमारे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज याद रखिए, 2019 से पहले हमारे 545 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए कि 2019 से पहले बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 2018 में देखेंगे, ठीक है, तो 545 हमारे मेंबर रहते थे। ओके, देखिए मैक्सिमम सीट, एक चीज समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, मैक्सिमम सीट का मतलब कि अभी तक 550 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते लोकसभा में, ये मतलब कैप लगा दिया गया है अभी तक। ओके, ठीक है, इसीलिए अभी देखेंगे 543 मेंबर हमारे हैं, 550 तक नहीं है, ठीक है। हर चीज का मैक्सिमम और मिनिमम होता है ना, अधिकतम और न्यूनतम संख्या, उस तरीके की बात हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल यानी कि अभी 543 है। एक चीज और समझिए, 2018 में ये सीटें 545 तक थी, जो अभी हमारे 543 है वो हमारे 545 तक थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 104 यानी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। 2019 में हमारा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन अधिनियम आया। उसमें यह रखा गया कि जो 2 सीटें, 2 सीट्स, ठीक है, 2 सीटें जो हमारे रिजर्व थी, किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, इंडियन के लिए, ठीक है, उसको इंड कर दिया गया, इंडेड। ओके, यानी कि 2018 तक जो 545 सीटें थी, उसके बाद हमारी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान को संशोधन किया 2019 में, और कहा कि जो एंग्लो इंडियन को 2 सीटें हम देते थे लोकसभा में, उसको हम खत्म करते हैं। तो यहीं से जब 545 से -2 करेंगे तो ये आपका 543 आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे है। समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है। अब देखिए, ये लोकसभा में क्या होगा, ठीक है, कि जो एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइज सीट होता है ना, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट सबसे अधिक है, 80 है, ठीक है। बिहार में कितना है? 40 है। महाराष्ट्र में कितना है? ठीक है, महाराष्ट्र में आपका 48 है। तो ये जो अलग अलग स्टेटों को अलग अलग लोकसभा की सीट दी गई है, ठीक है, तो वो अलोकेशन जो स्टेट वाइज सीट हुआ है लोकसभा में, वो किस पे हुआ है? तो आप याद रखिएगा कि द एलोकेशन एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइज, ठीक है,
सीट इन लोकसभा is based on कौन सा है भाई? सेंसस। ठीक है, सेंसस पे बेस्ड होगा। किस सेंसस पे? 1971। ये जो 1971 का सेंसस है, इसी पे अभी तक ये चला आ रहा है। ठीक है। और आप कहेंगे कि सर 1971 का सेंसस तो अलग है, 2011 का भी सेंसस हो चुका है, और अभी क्या है कि सेंसस 2026 में हमारे शुरू भी हो चुके हैं। ठीक है। तो सर 2011 का हम क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, 2011 का हमको लेना चाहिए, बट हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान संशोधन हुआ 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 इसमें यह कहा गया कि ये जो सेंसस है 1971 तक का, ये 2026 तक चलेगा। ठीक है। तो इस संशोधन से, यानी कि 1971 का जब चल रहा था, 2000 में जब हम आए तो हमें ये लगा, 2011 का सेंसस हुआ था। ठीक है। यानी कि अभी जो सेंसस खत्म हुआ 2011 का भी चल रहा है, यानी कि 2001 में भी आया होगा। हर 10 साल पे आपको सेंसस कराना होता है। ठीक है। तो इसमें 2001 में ही कह दिया गया संविधान संशोधन करके कि ये जो हमारा एलोकेशन ऑफ सीट है, हर राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी पॉपुलेशन बेस्ड पे, ये 1971 का ही चलेगा। और वो कब तक चलेगा? 2026 तक। यानी कि अभी 2024 का भी जो चुनाव हुआ है वो किस सेंसस पे हुआ है? सेंसस 1971 पे। लेकिन 2029 में हम देखेंगे, ठीक है, कि 2029 में ये जो 2026 और 27 में आपका सेंसस जनगणना जो है खत्म हो जाएगी, तो इसका एक न्यू डाटा आएगा। तो इसमें हम देखेंगे किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, किसी कंस्टिट्यूंसी की ज़्यादा बढ़ गई है, और हमको 10 लाख ही रखना है ना। तो ये चीज़ों पे हम देखेंगे कि फिर से चीज़ें अलग से डिसाइड होगी। नंबर ऑफ सीट किसी का बढ़ेगा, किसी का कम होगा। तो वो 2029 के इलेक्शन में हम देखेंगे। यदि सरकार कहती है कि हमारा सेंसस 2027 के माध्यम से हमारा चुनाव होगा, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी तक क्या है कि सेंसस 1971 तक माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये किसे संशोधन हुआ था? 84th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 है, उससे हुआ। ठीक है। ओके, आगे देखिए। ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा का किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? ठीक है। तो ये आर्टिकल आता है किसमें? 81 में। ठीक है। लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में आता है। इसका एक ट्रिक बताता हूं आपको। आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक, पार्ट पार्ट क्या है? 5। इसमें क्या है कि ये जो दोनों है, पार्ट 5 और ये आर्टिकल, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? डील्स विथ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ओके, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या होता है? आपको हम बताएं कि ये जो कंसेप्ट है पार्लियामेंट का, इसमें आते हैं कौन कौन से? प्रेसिडेंट आएंगे, बहुत बढ़िया। प्लस जो लोकसभा है वो आएगा, ठीक है। प्लस जो राज्यसभा है वो आएगा। ये पार्लियामेंट में सब आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल कितना है? प्रेसिडेंट जो कि आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 52। ठीक है। लोक राज्यसभा और देखिए पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 79। ठीक है।
पार्लियामेंट है 79 आएगा, ठीक है, 52 प्रेसिडेंट समझ गए। इसमें राज्यसभा यानी कि अपर हाउस होता है, तो अपर हाउस तो हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा 80, 79 के बाद 80, ओके। राज्यसभा यानी कि लोअर हाउस, तो इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा 81, ठीक है। ये चीजें आप समझ लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए, जो लोकसभा हमारा होता है, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, तो वो कितने साल के लिए वो लोकसभा बनी रहेगी, ओके? इसका टेन्यूर क्या होता है लोकसभा का, यानी कि कितने साल के लिए एमपी चुने जाते हैं। तो जो टेन्यूर होता है वो होता है 5 साल का, कितना 5 इयर्स, ठीक है। और लोकसभा कितना होता है, लोकसभा का हमारा जो लोकसभा का अरे राज्यसभा का जो टेन्यूर है वो नहीं है, बल्कि राज्यसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं चाहे नॉमिनेटेड होते हैं, उनका टर्म 6 साल का होता है, ठीक है। यानी कि आप याद रखिएगा कि जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे राज्यसभा के होंगे उनका टेन्यूर जाएगा 6 साल, है ना। और जो एमपी होंगे लोकसभा के, उनका टेन्यूर जाएगा 5 साल, ओके। इसका मतलब लोकसभा जो है, क्योंकि लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कैबिनेट के इंस्ट्रक्शन पे, एड एंड एडवाइस पे उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है, 5 साल से पहले ही। लेकिन जो राज्यसभा है यानी कि जो अपर हाउस है, उसको प्रेसिडेंट या किसी भी तरीके से डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो परमानेंट बॉडी है, ओके, ठीक है, ये समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए हैं, आपको बताया कि 5 साल का है, तो आप कहेंगे सर कभी 5 साल से अधिक रहा है क्या? जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 साल से कभी अधिक रहा है? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल रहा है। तो कहेंगे सर कब रहा है? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जो आपका फिफ्थ लोकसभा था, फिफ्थ लोकसभा का जो टेन्यूर था वो आपका था 6 साल का, ओके, बहुत बढ़िया सर। सर ऐसा क्यों, आप मुझे बताइए। इसलिए कि जो पांचवा लोकसभा था उस समय 1971 से 77 की बात थी, और उस समय क्या हुआ था 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी। तो जब इमरजेंसी लागू हुई थी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। तो 5 साल यानी कि 1976 में हमारा खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था, और वो 1 साल के लिए टेन्यूर उनका बढ़ गया था, ठीक है। तो वो हमारा फिफ्थ जो लोकसभा था वो हमारा 6 साल का था। इसको आप इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, ओके। अब जब ड्यूरिंग इमरजेंसी की बात आ रही है और आप देख रहे हैं कि 5 साल का टेन्यूर है, लेकिन 1 साल का 1 साल बढ़ा दिया गया, तो इसमें है कि जो आर्टिकल 352 है, इसमें यह है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो मैक्सिमम इसका क्या है कि 1 साल तक इमरजेंसी रह पाएगी। यानी कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट, आप कैबिनेट के बारे में बात करेंगे। कैबिनेट कैबिनेट यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनती है और वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आते हैं और कहते हैं कि जो हमारा कैबिनेट, पहली बार कैबिनेट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद कैबिनेट आर्टिकल 352 में ऐड किया गया, और कहा गया कि यदि नेशनल इमरजेंसी आपको लगाना है तो कैबिनेट मिनिस्टर भी अप्रूवल अपना देंगे, ओके। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जैसे लोग भी सुझाव देंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये कैबिनेट हो गए, इन्होंने दिया।
अब देखिए जो 6 साल की बात है, तो ये जब कैबिनेट सुझाव देंगे तो नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है वो लग जाएगी 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए लग गई बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जैसे ही 6 मंथ बीतेगा तो फिर आपको पार्लियामेंट का एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो हमारा 6 महीना फिर बढ़ा देगा। ठीक है, तो उस तरीके से 1976 से 77 तक जो हमारा हुआ था वो 1 साल तक, 6 6 12 महीने यानी कि 1 साल तक हमारा नेशनल इमरजेंसी चला था। लेकिन ये जो नेशनल इमरजेंसी है, जब तक पार्लियामेंट चाहेगी तब तक नेशनल इमरजेंसी लगा रहेगा। लेकिन हर एक 6 साल पे उस पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा को स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूवल देना पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब नेशनल इमरजेंसी हटाना है तो वहां पे हम सिंपल मेजोरिटी से हम पास करेंगे बिल, तो हमारा वो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप समझिएगा। ओके, अब देखिए इनके आर्टिकल्स क्या है ना, आर्टिकल्स देखेंगे। ओके, देखिए लोकसभा, ये तो हमारा मेन चीजें थी कि किस तरीके से हमारा हो गया, एमपी कितने होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, ये सब चीज बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देख लिया है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका, ठीक है, ओके, एमपी है, ठीक, एमपी आपका इलेक्शन हो गया, मान लीजिए इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया, ठीक, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद क्या होगा कि जो भी हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के, वो सब चुने जाएंगे। ठीक है, चुन के वो कहाँ पहुंचेंगे, सब चुन के पहुंचेंगे लोकसभा, लोकसभा पहुंच गए। ठीक है, लोकसभा पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो इनका ओथ दिलाने का काम करेंगे वो कौन करेंगे। ठीक है, तो जो इनका ओथ दिलाएंगे इन एमपी को, वो हमारे प्रोटेम स्पीकर होंगे, स्पीकर होंगे। ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, प्रोटेम स्पीकर ये होते हैं, ये अभी परमानेंट स्पीकर नहीं है, प्रोटेम स्पीकर हैं, बस शपथ दिलाने का ये काम करेंगे, जो हमारे नए नए अभी लोकसभा के सदस्य चुन के गए हैं। ओके, प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं, ये देखा जाता है जनरली कि जितने एमपी आए हैं उन एमपी में सीनियर मोस्ट कौन है, यानी कि कौन सबसे अधिक बार लगातार या इस तरीके से भी सबसे अधिक बार कौन चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ तो माताब साहब थे, वो लगातार 7 बार, ठीक है, 7 बार के वो सांसद थे, यानी कि 35 साल ऐसे मान लीजिए। ठीक है, उनको बनाया गया था। लेकिन वहीं पे देखेंगे कि जो अपोजिशन पार्टी है, वो कुंडल कुलम करके कोई सांसद हैं, उनको कहा कि वो तो हमारे 8 बार चुन के आए, तो उनको क्यों नहीं आप बनाए। ठीक है, तो वो उस पे सरकार जिसकी मेजोरिटी रहेगी वो जिसको बनाए, लेकिन जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, ठीक है, उन्हीं को वो सरकार बनाती है। ठीक है, ओके, और ये जैसे ही सारे सांसदों को ये वो दिलाते हैं, है ना, शपथ ग्रहण कराते हैं, उसके बाद इनका प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद स्पीकर चुन लिए जाते हैं। स्पीकर यानी कि जो सरकार बनाने जा रही है वो 3 लोगों का नाम नॉमिनेट करेगी, फिर उसमें से उनको चुन लिया जाता है स्पीकर को, जैसे हमारे ओम बिरला साहब। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर हो गए। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर के बाद हम देखेंगे कि हमारे स्पीकर आते हैं, स्पीकर महोदय आ गए। ओके, ये जो हमारे स्पीकर हैं, ओके, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर में ये है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, वो किसी ऑफिस का शपथ नहीं लेते हैं वो, यानी जैसे मान लीजिए कि पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, तो ये एक ऑफिस संभालते हैं,
तो उस ऑफिस का वो शपथ लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में यदि दे दे कि इनमें से कौन ऑफिस की शपथ नहीं लेता है, तो उसमें आप याद रखिएगा कि जो स्पीकर हैं, ठीक है, वो डज नॉट टेक द oath ऑफ द ऑफिस। ठीक है, यानी कि ये अपने ऑफिस का शपथ नहीं लेते हैं। और इसमें जो सरकार, मान लीजिए मोदी सरकार मेजोरिटी में जीत के आ रही है, जैसे भी जो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वो अपने किसी मेंबर को स्पीकर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा स्पीकर हो गया। ओके, आर्टिकल 93 में स्पीकर का मेंशन है। ये कहाँ स्पीकर किसमें है? आर्टिकल किसमें? 93 में। ओके, ठीक। और ये जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं में से इनको चुना जाता है। ओके, आर्टिकल 93 देखेंगे, स्पीकर से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 94, ये 3 में देख ली, 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हो गए। 94 में क्या होता है? ये बोलता है कि जो हमारे वेकेशन यानी कि सीट खाली की है, वेकेशन हो गया, ठीक है, एंड रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन ऑफ, ये हो जाएगा, ठीक है, या रिमूवल, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, ऑफ किसका? स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर। ओके, आर्टिकल 94 में है कि सीट खाली हो गई, यदि मान लीजिए रिजाइन दे दिए स्पीकर साहब, तो रिजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे? नहीं, यदि स्पीकर को रिजाइन देना है तो डिप्टी स्पीकर को वो लेटर लिखेंगे, रेजिग्नेशन सौंपेंगे। डिप्टी स्पीकर को देना है तो वो स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे, ये प्रेसिडेंट को नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, यानी कि आप देखेंगे कि आर्टिकल आर्टिकल 94 बी में यह हमारा मेंशन है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर एंड वाइस वर्सा, यानी कि स्पीकर यदि रिजाइन देंगे तो डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखेंगे, और डिप्टी स्पीकर यदि रिजाइन देंगे तो स्पीकर को लेटर लिखेंगे। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि हमारे रेजिग्नेशन की बात आ गई। रिमूवल प्रोसेस क्या है ना, यानी कि रिमूवल ऑफ स्पीकर, यानी कि स्पीकर को कैसे हम रिमूव करें। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं ना। ओके, स्पीकर को रिमूव करने के लिए ये करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको इनको 14 डेज का, आप देखेंगे कि आपको प्रेसिडेंट के लिए हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो गए, सबको 14 दिन का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ता है। उसी प्रकार स्पीकर के केस में भी यदि स्पीकर को, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनको यदि हटाना है आपको, तो 14 दिन का आपको एडवांस एडवांस नोटिस दिया जाएगा। किसको? इसकी बेन किसको दिया जाएगा? स्पीकर को, है ना। यानी कि लोकसभा से यदि स्पीकर को हटाना है तो 14 दिन पहले उनको हम देंगे, कि 14 दिन पहले हम इनको देंगे। क्यों? कि भैया ऐसा है कि 14 दिन के बाद हम लोकसभा में एक बिल पास करने जा रहे हैं, हम प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, हम रेजुलेशन लेने जा रहे हैं, इसमें आपको हटाया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा रेजुलेशन है, अब रेजुलेशन पास होगा, और रेजुलेशन जो है पास्ड बाय कौन सी मेजोरिटी? इस इफेक्टिव मेजोरिटी।
इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी के माध्यम से इनको हटाया जाएगा। ये जो अफेक्टिव मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना, स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, इस सब मेजोरिटी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं मैं प्रीवियस क्लासेस में। अफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसमें से मान लीजिए कि एक मेंबर मर गए और 2 मेंबर रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है, तो टोटल कितने बचे? 540। 3 हटा देंगे तो अब अफेक्टिव मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? 540 में 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 270 और 1 जोड़ देंगे यानी कि 271। ठीक है, ये आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप ये करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए कि जब इनके ऊपर ये चलता है, ठीक है, जब इनके ऊपर रेजोल्यूशन चल रहा है, इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय क्या करेंगे कि क्या उस समय स्पीकर रहेंगे जो लोकसभा है उसको ये प्रिसाइड करेंगे? तो होता है कि जब इनके ऊपर जब हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो ड्यूरिंग, तो ये हमारे कैन नॉट सिट, यानी कि उस समय ये प्रिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट ये है कि बट ये प्रिसाइड तो नहीं कर सकते, है ना, उस सभापति का पद अध्यक्ष तो वहां पे जो बड़ी कुर्सी होती है उस पर वो नहीं बैठेंगे, दूसरा कोई करेगा। लेकिन ये क्या करेंगे कि इनको अधिकार होता है, जैसे आप देखेंगे प्रेसिडेंट को भी अधिकार था कि वो अपनी बातें रख सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, या अपने वकील को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप अपनी जाके हमारी बातें रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बट हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस यानी कि मतलब ये है कि जब इन पे रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तो उस समय वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, अध्यक्ष पद नहीं संभाल सकते उसका लोकसभा का। दूसरी बात, इनके लेकिन पावर दी जाती है कि आप जाके उसमें बोल सकते हैं कि ये मेरे खिलाफ क्यों लेके आ रहे हैं, आप, मैंने क्या गलती की, अपनी बात आप रख सकते हैं। और जो प्रोसीडिंग हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे अभी लोकसभा में ये चल रहा है कि ओपोजिशन पार्टी है, ठीक है, माननीय ओम बिरला जी को हटाने का प्रस्ताव लेके आने वाली है। ठीक है, तो लेके आने वाली है, तो जब प्रस्ताव लेके आएगी तो 14 दिन पहले उनको नोटिस देगी कि इस दिन आपके बारे में डिबेट होगा हटाने के लिए। तो उस दिन, जिस दिन फिक्स होगा, उस दिन ओम बिरला जी उस आसन पे नहीं बैठेंगे, बट सिंपल जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, जिस प्रकार सांसद महोदय लोकसभा में बैठते हैं उसी प्रकार वो भी लोकसभा में बैठेंगे और अपनी बात रखने का उनका अधिकार रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है वोट देने का अधिकार। क्या है देखिए, हैव राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट नॉट इन केस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ वोट्स, यानी कि ये क्या करेंगे कि शुरुआत में अपना वोट डाल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखेंगे कि ठीक है 50-50% हो रहा है कि नहीं, यानी 543 मेंबर हैं तो मान लीजिए कि आधे फेवर में हो गए और आधे अपोज में हो गए, यानी कि टाई हो गया। उस केस में जिस प्रकार से स्पीकर का रोल था कि वो अपना वोट ऐसे नहीं देंगे, जब जब कोई साधारण बिल पास हो रही है तो उसमें जब टाई होता है तो उस केस में वो जिधर देंगे अपना वोट उसका विजय हो जाएगा। बट इनके केस में जब इनका रिमूवल की बात चल रही हो, स्पीकर को हटाने की ही बात चल रही हो, तो ये स्पीकर तो है नहीं, तो टाई में यानी कि बराबर बराबर दोनों तरफ वोट रहेगा तो उसमें देंगे नहीं, बल्कि ये क्या करेंगे कि पहले ही इनको राइट है कि वोट डालेंगे अपना, यानी कि हैव राइट टू वोट
in first instance, but not in case of equality of votes। ठीक है, ये चीजें इनमें आ जाएंगे। स्पीकर है ना, तो स्पीकर के बारे में आपको मैं समझाया हूं। ठीक है, ओके। द स्पीकर ऑफ लोकसभा यूजेज हिज कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, यानी जब टाई होगा तब उसी समय हमारे स्पीकर जो लोकसभा है वो हम दे पाएंगे, जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप। अच्छा, अब एक काम करता हूं मैं कि आपको जो हमारे आर्टिकल्स मेंशन है लोकसभा का, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आर्टिकल के थ्रू से। ओके, अब देखिए, यानी कि पार्लियामेंट का, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ लोकसभा, है ना, इसको हम देखेंगे। यानी कि हिंदी में लोकसभा का संवैधानिक आधार क्या है उसको हम समझेंगे। ओके, ठीक है, इसको देखिए, इसमें है एक आर्टिकल, अब सारा आर्टिकल आप पढ़िए समझिए। आर्टिकल 81, ओके, क्या बोलता है आप समझेंगे। आर्टिकल 79 में क्या है? पार्लियामेंट है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा है। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा है। ओके, देखिए, ये जो सारे आर्टिकल्स हैं आप किसी बुक से अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक एक जो आर्टिकल है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और याद करने की जरूरत आपको न पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, आर्टिकल 81 में है कि ये कहता है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, यानी हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के बारे में बोलता है कि कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। कंपोजिशन मतलब यह है कि जैसे आपको बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कितने होने चाहिए, तो आपको पहले ही बताया हूं कि 550। ठीक है, अच्छा, अभी कितने हैं? 543। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ से किस स्टेट को कितनी सीटें सब दी गई हैं, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा। यानी कि कंपोजिशन क्या है ये समझिए। आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 में बताया गया है कि री एडजस्टमेंट आफ्टर इच सेशन सेंसस, है ना, कि री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ओके, यानी कि जो भी हमारे सेंसस होते हैं उसके बाद हमारे लोकसभा के कितने मेंबर रहने चाहिए, कितने नहीं रहने चाहिए, उस सब का जो हम री एडजस्टमेंट करते हैं उसके बारे में आर्टिकल 82 बोल रहा है। जैसे अभी जो हमारा सेंसस हो रहा है इंडिया का 2027 में जो हमारा कंप्लीट होगा, तो जो हमारा 2029 में जो हमारी जनरल इलेक्शन होंगे प्रधानमंत्री के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आर्टिकल 82 के थ्रू ही हमारा क्या होगा, सीटों का बंटवारा निर्धारित, री एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, ओके। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 क्या है? 83 है, आप ये समझिए, 83 बताता है कि टेन्यूर यानी कि समय काल कितने साल का है। तो आपको पता है कि जो लोकसभा का समय काल है वो कितने साल का होता है? 5 साल। लेकिन एक बार हमारा 6 साल का हुआ है, और कब हुआ था?
जो हमारे फिफ्थ जो जनरल इलेक्शन था 1971 से लेके 1976 तक, यानी कि 1977 तक वो बढ़ गया था। तो उसके बारे में भी आपको मैंने बताया है कि इंदिरा गांधी सरकार की, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें वो बढ़ा था। ठीक है, और वो क्या था हमारा, जो हमारा फिफ्थ जनरल इलेक्शन था, ठीक है, फिफ्थ लोकसभा का, वो हमारा 6 साल का हुआ था। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए बताया था। ओके, ठीक है। अब क्या है इसका डेजुलेशन, इसका जो डेजुलेशन है, इसको भंग करने की जो बात है, तो प्रेसिडेंट जब चाहें तब इसको भंग कर सकते हैं, क्योंकि लोअर हाउस है, वहीं पे राज्यसभा उसको भंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको बताया हूं। ठीक है, यहाँ पे जब टेन्योर के बारे में बात होगी तो डेजुलेशन के बारे में बात होगी। डेजुलेशन यानी कि भंग करना, लोकसभा को भंग करना। तो भंग कैसे होंगे, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, कब कर पाएंगे, अरे भाई बिफोर 5 इयर्स, 5 साल से पहले ये कर सकते हैं। ठीक है, 83 हो गया। अब आप देखेंगे आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 क्या है, 84 में है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, वेरी गुड। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे लोकसभा में, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कहाँ के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड वोटर हैं कि नहीं है, ये सब चीजें हैं। तो देखेंगे क्वालिफिकेशन में पहला कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि मिनिमम, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज जो है वो हमारा 25 इयर्स कंप्लीटेड। ठीक है, ओके, 25 इयर्स कंप्लीटेड ये हम बताएंगे लोकसभा के लिए, लेकिन ये किस आर्टिकल में है, ये हमारा आर्टिकल 84 बी में है, सब बी में है ना। 84 में तो क्वालिफिकेशन पूरा बता देगा, लेकिन 84 बी में है कि लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो 25 साल कम से कम उनका उम्र होगा, और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो हमारे कम से कम 30 साल होंगे, इसमें ये बताया गया। ओके, क्वालिफिकेशन में तीसरा पॉइंट क्या है कि ये हमारे रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप एक चीज देखते हैं कि कोई भी जो सांसद बन के आए हैं, जैसे मान लीजिए कहाँ के सांसद बताऊं मैं, चंद्रशेखर आजाद, है ना, ये जो हैं ये सहारनपुर साइड के हैं, और नगीना से जाके ये लड़े हैं। या किसी और मेंबर को ले लीजिए जो आपको पता होगा कि वो रहने वाले कहीं और के हैं, ठीक है, किसी और डिस्ट्रिक्ट के, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन वो चुनाव उस स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे जिले से वो लड़ रहे हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि जिस लोकसभा से, लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वहीं के वो मेंबर हों, नहीं, वो भारत के नागरिक हों और वो रजिस्टर्ड वोटर कहीं के भी रहेंगे तो कहीं से भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए और मिनिमम एज उनका 25 ईयर होना चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। अब भारत के नागरिक कैसे होने चाहिए, आपको पता है कि इंडिया के ब्रांड होने चाहिए, है ना, जैसे बर्थ से, ठीक है, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, और फिर हमारा एक्विजिशन से, ठीक है, फिर हमारा नेचुरलाइजेशन से, है ना, और फिर हमारा किससे, BRAND, डी, डी में से हमारे जो वंशज, डिसेंट जो हमारे वंशज हैं, उनके माध्यम से हम भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो किसी भी तरीके से यदि आप भारत के नागरिक बने हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये समझ में आ गया आपको। ओके, 84। अब देखेंगे हम आर्टिकल, आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 क्या है। अनुच्छेद 85 जो है, इसमें ये है, इसमें बताया गया है सेशन, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है,
सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, ये बताऊंगा आप। फिर क्या है, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, बहुत बढ़िया। एंड और क्या है भाई, डिजोल्यूशन, ठीक है, डिजोल्यूशन, ठीक है। डिजोल्यूशन का मतलब होता है भंग करना, ओके। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान, सत्रावसान, ठीक है, ये चीजें। देखिए सेशन ऑफ जो पार्लियामेंट होता है ना, वो 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 सेशन भाई, 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से, बता रहा हूँ। एक होता है बजट, बजट सेशन, ठीक है। एक होता है हमारा मानसून सेशन, मानसून सेशन, और एक हमारा विंटर सेशन, ठीक है। बजट सेशन एक अब चलता है, अभी जो चल रहा है फरवरी के महीना में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी जो सेशन पार्लियामेंट में चल रहा है वो आपका बजट सेशन चल रहा है। ये हमारा फरवरी से मई तक चलेगा, ठीक है, ओके। मानसून सेशन, मानसून सेशन है यानी कि मानसून के समय, यानी कि जुलाई से अगस्त, अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। विंटर सेशन आपका नवंबर से दिसंबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेशन होते हैं। और ये जो सेशन होते हैं, ठीक है, ये कौन बुलाता है, सम्मन करते हैं। कौन सम्मन करते हैं, सेशन सम्मन बाय, सम्मन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये 3 सेशन कौन है, समन मतलब बुलाना, कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है, कि सभी हाउस को मिलने के लिए, ओके, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे बुलाते हैं, तो आर्टिकल 74 है, एट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसी पे हमारे ये बुलाते हैं, ठीक, ओके। एक है हमारा प्रोरोगेशन, है ना, ये हमारा प्रोरोगेशन है, ओके। तो ये जो हमारा प्रोरोगेशन है, 17वां, ये है क्या, देखिए इसके बारे में। ये जो है इसका मतलब होता है दिस इन अ सेशन, अ सेशन, सेशन मतलब ये जो हमारे सेशन चल रहे हैं ना, बजट सेशन, मानसून सेशन या विंटर सेशन, किसी एक सेशन को हमें खत्म करना, ऑफ द हाउस, द हाउस, ओके, वेरी गुड। किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, यानी कि विंटर सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, ठीक है, बजट सेशन हो गया, यदि उसको खत्म करना है, उसको एंड करना है, तो प्रेसिडेंट उसको प्रोरोगेशन लेके आएंगे और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। तीसरा हम देखेंगे, है ना, ये डेजुलेशन, ये हमारा क्या है, देखिए डेजुलेशन का मतलब ये होता है ये भंग करना, आपको पता है, भंग करने का मतलब ये है कि ये जो लोकसभा है उसकी पूरे लाइफ को ये खत्म कर देना, ठीक है, यानी क्या करेंगे, दिस ends ना द लाइफ ऑफ द लोकसभा, ओके, लोकसभा, यानी कि लोकसभा की पूरी लाइफ खत्म करें। यहाँ पे देखेंगे कि ये बस एक सेशन खत्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरी लाइफ खत्म कर देगा। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 2024 में इलेक्शन हुआ, ओके, तो 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो उससे पहले क्या है कि इसको खत्म करना, मतलब जो पहले 2019 का जो टर्म था 2024 तक चलना था उसको वो खत्म कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब यह है अ न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड आफ्टर दिस, यानी कि अ न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड, इलेक्टेड आफ्टर
आफ्टर दिस। जैसे मान लीजिए 2019 का चुनाव हुआ था, 2019 का चुनाव था तो 2024 तक चलेगा, 5 साल का अपना था। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पीएम होंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से वो जाके प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि ऐसा है कि ये हमारा 2019 का जो लोकसभा का टेन्योर है ये खत्म हो गया है, आप इसको डिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि उसको डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिजॉल्व करेंगे तो यानी कि आपको फिर से तुरंत इलेक्शन कराना पड़ेगा और लोकसभा, न्यू लोकसभा, नया लोकसभा आपका, नया लोकसभा मतलब कि न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, ठीक है। फिर से चुनाव होगा और चुन के फिर आएंगे, फिर न्यू सेशन उनका शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कौन कौन से सेशन होते हैं उसको आपको मैंने बताया। प्रोरोगेशन क्या होता है, वो हमारा प्रेसिडेंट लेके आएंगे, पी से हमारा प्रेसिडेंट लेके आएंगे, वेरी गुड। डिजोल्यूशन कौन कैसे होगा इसके बारे में आपको बताया हूं मैं, ओके, ठीक है। अब देखिए एक नोट कीजिएगा, नोट ये है कि यहीं से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि डिजोल्यूशन बाय, है ना, प्रोरोगेशन बाय, ठीक है, सस्पेंशन बाय, एडजर्नमेंट बाय, तो किसके द्वारा होता है आप समझिए, नोट लिखिएगा। एक होता है हमारा सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है, और प्लस कीजिए एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट। ये किनके द्वारा होता है, बाय प्रेसिडेंट और बाय स्पीकर, स्पीकर। ये सस्पेंशन और एडजर्नमेंट इस सब समझाऊंगा आपको। जिस प्रकार से आप देखिए डेजुलेशन और प्रोरोगेशन एंड डेजुलेशन ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लोकसभा में जो सस्पेंशन होता है और एडजर्नमेंट होता है वो स्पीकर के द्वारा होता है। अब ये समझिए कि एडजर्नमेंट में होता क्या है। एडजर्नमेंट मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं स्पीकर महोदय, जो लोकसभा है, तो लोकसभा का जो बहस चल रही है, जो हमारा सिस्टम चल रहा है लोकसभा का, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि कुछ दिन के लिए इसको रोक देते हैं, यानी कि ओनली पॉज, स्टॉप नहीं करते हैं, रोकते हैं, पॉज और सीटिंग फॉर वीक, फॉर डेज, डेज हो गया, वीक हो गया, ठीक है, या मंथ, इस तरीके से ये करेंगे। यानी कि मान लीजिए, समझा रहा हूं आपको, सस्पेंशन में क्या होता है, ओनली पॉज, रोकते हैं, और सीटिंग फॉर मिनट्स, मिनट्स और आवर्स, ठीक है। अब समझिए प्लीज, मान लीजिए पार्लियामेंट आपका लोकसभा चल रहा है, ओके। इसमें क्या है कि 543 मेंबर आपके हैं, ओके। कोरम में इसका 10 रहना चाहिए, यानी कि 54 मेंबर रहने चाहिए, ओके, यानी कि अप्रोक्स 55 मेंबर हमारे रहने चाहिए, ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि बहस शुरू हुई किसी बिल पे, तो कोई मेंबर याद दिला देगा, सर रुकिए, अभी जो टोटल मेंबर लोकसभा में बैठे हैं ये हमारे 55 नहीं है, 54 नहीं है, ये 85 हैं, यानी कि कोरम कंप्लीट नहीं है, तो आप इसको सस्पेंशन लेके आइए। तब स्पीकर बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है, अभी कोरम कंप्लीट नहीं हुआ है लोकसभा का, जब वो लोग भी आ जाएंगे 1 घंटे में, आधे घंटे में या 2 घंटे में, तो फिर से हम लोग शुरू करेंगे। तो कुछ पल के लिए रोक दिया गया तो वो सस्पेंशन हो गया, ठीक है, ये हमारा समझ गया। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए या 1 सप्ताह के लिए, 1 महीना के लिए आप उसको एडजर्न कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है, ओके, बिल लेके आती है, जैसे मान लीजिए यूजीसी बिल लेके आई, सपोज यूजीसी बिल लेके आई, तो उसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट अपना पक्ष उसमें सही से नहीं रख पा रही है, ठीक है, तो डिबेट सही से नहीं हो पा रहा है, तब उसमें स्पीकर महोदय कहेंगे ऐसा है कि इस बिल को अभी हम एडजर्न करते हैं, अभी लोकसभा को हम एडजर्न करते हैं, और आप एक काम कीजिए इसको फिर से इम्प्रूव कीजिएगा इस बिल को, और तब हम शुरू करेंगे शुरुआत से।
तो जब शुरुआत कोई भी बिल शुरुआत से फिर शुरू होगा तो उसको हमारा एडजर्नमेंट बोलेंगे, यदि एक सप्ताह के लिए एक दिन के लिए लोकसभा रोक दी गई है तो। लेकिन सस्पेंशन में यह है कि एक तो कोरम वाली बात हो गई, दूसरा मान लीजिए कि टी ब्रेक हो गया, लंच हो गया, तो जो बिल पे बहस हो रही थी, किसी मुद्दे पे जो बहस हो रही थी, वो बहस तो कंटिन्यू रहेगी, जहां तक हो गई थी वहां तक हो गई, तो उससे आगे चलेगी। लेकिन एडजर्नमेंट में क्या होता है कि यदि एडजर्नमेंट हो गया तो उस बिल को फिर शुरू से ए टू जेड जाना पड़ेगा। लेकिन सस्पेंशन में क्या हो गया कि मान लीजिए ए से टी तक हमारा हो गया है, उसके बाद लंच ब्रेक हो गया, फिर लंच ब्रेक होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यू से टी के बाद यू आएगा ना, यू से फिर जेड तक हम बहस करेंगे, डिबेट करेंगे। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं मैं। यही आपका सस्पेंशन है और यही आपका एडजर्नमेंट है बाय द स्पीकर। प्रोरोगेशन बता दिया हूं मैं, डिजुरेशन आपको बता दिया। ओके, ठीक है। आइए फिर हम देखते हैं आर्टिकल 85 आप देख लिए हैं। अब देखेंगे हम आर्टिकल 86, अनुच्छेद 86 क्या है। देखिए अनुच्छेद 86 ये है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, यानी आर्टिकल में क्या है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, ठीक है। हिंदी में है, सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, या दोनों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए बुला सकते हैं। ओके, या कोई भी मैसेज देना हो लोकसभा को, राज्यसभा को, या दोनों को साथ में, वो मैसेज दे सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो होता है ये हमारा ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल फॉर प्रेसिडेंट। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, यहीं पे हम देखेंगे आर्टिकल 87। 87 में क्या है कि ये है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा में स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का। और ये जो स्पेशल है, यहाँ पे देखें ये हमारे ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ पे हमारा कंपलसरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 87 कंपलसरी मतलब क्या है कि मान लीजिए कि बजट सेशन होता है ना, तो नया साल आया आपका 2026, जनवरी 2026, इसके बाद हम देखते हैं कि बजट सेशन आता है, तो यानी कि नए साल का बजट सेशन शुरुआत है। तो जो बजट सेशन होगा तो उसमें प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि अपना स्पीच देते हैं वो, ठीक है। एक तो पहला वो हो गया, दूसरा नए साल पे, एक तो नए साल का हो गया, दूसरा है कि जो भी हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए 2024 का इलेक्शन हुआ, तो 2024 का जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो जैसे न्यू इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद सारे सांसद जो हैं लोकसभा में आते हैं पहले दिन, पहली बार, तो उस समय संबोधन प्रेसिडेंट का होता है। तो वो दो अनिवार्य है, कंपल्सरी है। पहला कौन, पहला है कि हमारे बजट सेशन, यानी बजट सेशन का पहला संबोधन इनको करना ही करना है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो न्यू लोकसभा आएगा, न्यू लोकसभा न्यू लोकसभा का फर्स्ट सेशन, वो चाहे ठंडी में आए, बरसात में आए,
गर्मी में आए कभी आए, यदि उसका फर्स्ट सेशन नया जो लोकसभा चुनाव होके आएगा उसके फर्स्ट जो सेशन होगा उसको भी संबोधित करेंगे, और जो बजट सेशन का जो स्पीच होगा, शुरुआती संबोधन, वो इनका होगा। तो ये दो चीजें इनको कंपलसरी है। और ये पूछ देगा कि जो न्यू लोकसभा का फर्स्ट सेशन का जो एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, वो किस आर्टिकल में है, तो हमारे स्पेशल एड्रेस 87 में है। ठीक है। और जो हमारे फर्स्ट जो सेशन होता है, बजट सेशन हर साल का, उसको किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 87 में। ये आप याद कीजिएगा। ठीक है। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ओके। ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें आएंगे आर्टिकल, अब देखेंगे आर्टिकल 100। 100 में क्या है, आप सिंपल इसको देख के करेंगे कि आर्टिकल 100 में 100 में है वोटिंग इन हाउसेस, वोटिंग इन हाउसेस। ओके, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में हाउसेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है। दूसरा क्या है, पावर ऑफ हाउस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज, वैकेंसीज एंड कोरम। ठीक है। इस तरीके से मतलब क्या है, वोटिंग इन हाउस यानी कि हाउस में किस तरीके से वोटिंग है वो इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा है कि पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम, यानी कि कितनी वैकेंसियां हैं रिक्तियों के बावजूद भी, ठीक है, हम किस तरीके से कोरम मेंटेन करेंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। ओके। इसमें मेन है, आप ये समझिएगा कि आर्टिकल आर्टिकल 103 में ये है मेन, यही इंपॉर्टेंट है, ये है कोरम, है ना। कोरम क्या होना चाहिए, तो कोरम ऑफ किसका किसका, एक तो हमारा लोकसभा और एक हमारा राज्यसभा। ठीक है। शैल बी, शैल बी 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव हाउस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके। यानी कि जो भी लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, उसका जो टोटल मेंबर हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी यदि 1/10 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे तो कोरम कंप्लीट हो जाएगा, और तब हमारी लोकसभा या राज्यसभा चलेगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आपको पहले बताया हूं कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543। ठीक। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 245, ये आपको पहले पता है। तो कोरम कितना होना चाहिए, कोरम हो रहा है, यानी कि जो कोरम है वो होना चाहिए आपका 1/10, यानी कि इसका कोरम कितना हो जाएगा, 55 मेंबर। वेरी गुड। यानी कि ये हमारा 44.3 होगा ना, तो आदमी तो 44.3 में नहीं हो सकते, यानी कि हमारा टोटल कितने हो जाएंगे, 55। ओके, ये होगा, ये बाई 10 करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 24.5, यानी कि ये टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 25। ओके। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 103 में ये मेंशन है कि लोकसभा और राज्यसभा में टोटल जो मेंबर हैं, यदि उनके 1/10 मेंबर यदि लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित हैं रिस्पेक्टिव हाउस में, तभी हमारा लोकसभा और राज्यसभा चलेगा, कार्य प्रक्रिया चलेगी उसमें, और नहीं तो स्थगन रहेगी। ठीक है, ये चीजें पूरा आपको समझ आया। यदि कोरम पूरा नहीं है तो स्पीकर का ड्यूटी है कि सेशन को एडजर्न कर दे,
या बैठक को तब तक के लिए रोक दें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। ठीक है, ये चीजें आपको आर्टिकल 103 में मेंशन। ठीक है, ओके। अब देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताया था मैं कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, ये सारे आर्टिकल लोकसभा का हो गया कि किस स्टेट को कितनी सीटें दी गई हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपका ये स्टेट है ना, स्टेट स्टेट हो गया, और लोकसभा सीटें के बारे में बात हो गई कि आपका जो लोकसभा सीट हो गई, लोकसभा सीट हो गई वो कितना है। ओके, याद रखिएगा क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कितनी सीटें किस स्टेट को दिया गया है। तो आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यूपी, यूपी कितनी सीटें अलॉटेड है, ठीक है। महाराष्ट्र, ये तो सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा आप, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। महाराष्ट्र, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद बिहार, बिहार को कितनी लोकसभा सीट एलोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, ये सब याद रखिएगा, पूरा लिख दे रहा हूँ, तमिलनाडु, ओके, ये चीजें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को जो सीट है वो मैक्सिमम सबसे अधिक है 80। इसके बाद महाराष्ट्र को है, तो महाराष्ट्र को मिलेगा 48। उसके बाद वेस्ट बंगाल को 42। उसके बाद बिहार को 40 सीटें और तमिलनाडु को 39 सीटें। यानी कि ट्रिक आप रखिएगा कि जो आपका यू, ठीक है, एम, और फिर एम के उल्टा जाएगा डब्ल्यू, और फिर बी, ये याद रखिएगा इस तरह सीक्वेंस से, यू एम डब्ल्यू बी। ओके, यानी कि सबसे अधिक मैक्सिमम सीट किसको है, उत्तर प्रदेश को 80। उसके बाद महाराष्ट्र 48। उसके बाद वेस्ट बंगाल 42, अभी हमारा वेस्ट बंगाल का चुनाव होने वाला है। उसके बाद बिहार 40, यानी बिहार के पास कितनी सीटें हैं, बिहार इक्वल टू 1/2 यूपी। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से आप याद करेंगे। ओके, ठीक है। स्मॉलेस्ट, ये तो हमारे बिग स्टेट हो गए। स्मॉल जो स्टेट होते हैं उसमें कौन हो गया, जैसे मान लीजिए सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम हो गया। नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम, इन सबों के पास क्या है, एक सीट है, सिंगल सीट, 1 सीट ईच। यानी कि सिक्किम के पास एक सीट है लोकसभा की, नागालैंड के पास एक सीट है लोकसभा की, और मिजोरम के पास एक सीट है लोकसभा की। ठीक है, यहीं पे जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली है ना, दिल्ली क्या है आपका, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसके पास आपके पास सबसे अधिक सीट हैं यूटी में, 7 सीट्स, और ये हमारा हाईएस्ट है। ओके, तो ये जो पॉइंट है आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ओके, कभी कभी, कि टोटल कितनी रिजर्व सीट हैं लोकसभा में। ओके, तो ये देखेंगे कि जो हमारा टोटल रिजर्व्ड, रिजर्व सीट हैं, है ना, इन लोकसभा, लोकसभा, तो कितना है, 131 सीटें। ठीक, ओके। तो जो हमारे 131 सीट है, ये तो हमारा हमारा रिजर्व सीट है, किसके लिए, एससी एसटी के लिए। ओके, तो एससी एसटी के लिए ये हमारे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल, ठीक है, 330, यानी कि 330 आर्टिकल है। 330 में ये है कि कितनी सीटें रिजर्व रखी जाए एससी के लिए और एसटी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। ठीक, ओके। इसमें देखेंगे कि 180 सीट में जो एससी को रिजर्व सीट है वो हमारा 84 है, और जो इनको है
एसटी को वो हमारा 47 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आप इसको समझिएगा। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, जो 84 सीट है टोटल पूरे इंडिया में एससी के लिए रिजर्व है लोकसभा में। ओके, इसमें यदि पूछा जाए कि यूपी से कितने सीटें रिजर्व आती हैं इसके लिए, ठीक है, एससी में, तो हमारे 17 सीटें, 17 सीट्स कहाँ के लिए? यूपी के लिए। कैसे याद रखेंगे? देखिए, यूपी में कितने मंडल हैं टोटल? आपको पता है कि यूपी में 18 मंडल है। 18 मंडल में से एक माइनस कर देंगे, यानी कितना होगा? 17 मंडल। तो 17 मंडल 17 हो गए, यानी कि 17 सीट जो हैं वो हमारे रिजर्व हैं एससी के लिए। कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है। एक और फॉर रिवीजन कर रहा हूं मैं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, उसमें कितनी सीटें हैं भाई? 403 सीटें हैं। ठीक है, 403 सीटें हैं। इसमें से एससी को कितनी रिजर्व सीटें हैं? 86। यहाँ पे टोटल इंडिया लेवल पे आप देखेंगे कि एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व है, लेकिन स्टेट लेवल पे देखेंगे कि हमारा फॉर एससी के लिए हमारा 86 सीटें हैं। एसटी के लिए, उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए 0 सीटें, यानी कि एसटी के लिए रिजर्व सीटें यहाँ पे नहीं होती हैं उत्तर प्रदेश में। ये समझ में आ गया कंसेप्ट आपको? ठीक है, यानी कि टोटल जो रिजर्वेशन है सीट, तो आर्टिकल 330 में है, ठीक है, कि कितने रिजर्व सीटें होंगी एससी एसटी के लिए, तो वो होता है हमारा 131 सीटें। 131 सीटों में से 84 सीटें हमारे एससी कैंडिडेट, एससी जो एमपीज हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, और 47 सीटें जो हमारे राज्यसभा में जाएंगे उनके लिए रिजर्व है। इन 84 में देखेंगे कि 17 सीटें रिजर्व सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से आती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हमारे कितने हैं? 403, उसमें 86 हमारे एससी के लिए रिजर्व है। ये सब आपको बता दिया हूँ। ठीक है, ओके। अब ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि जब जनवरी 2022 जनवरी 2022 में क्या हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कौन? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? हैज इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया भाई? इंक्रीज एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स। कैसे? अब समझिए, यानी कि जो भी आदमी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं, तो पहले जितने पैसे खर्च करते थे, अब वो लिमिट बढ़ा दिया है कि आप इतने पैसे खर्च करेंगे। कितना? देखिए, एक आप रखिए बिग स्टेट, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, उनके लिए। दूसरा है स्मॉल स्टेट, जैसे आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनके लिए। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे कि जो हमारे एमपी का चुनाव होता है उनको कितना खर्च करना है, और जो एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि स्टेट की बात हो गई। ठीक है, ओके। तो बिग स्टेट में ये है 95 लाख रुपए, 95 लाख। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो 30 लाख कम किया, 65 लाख। ओके, लोग विधानसभा में आएंगे, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के जो हमारे विधायक बनते हैं, तो वो जब चुनाव लड़ेंगे तो मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? 40 लाख रुपए। ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है। और जो छोटे स्टेट हैं, मिजोरम में, यदि जो मिजोरम का जो इलेक्शन होता है स्टेट का, उसमें जो विधायक बनते हैं वो कितने पैसे खर्च कर सकते हैं मैक्सिमम? तो हमारा 28 लाख रुपए। ठीक है, ये आप समझ गए? ओके, तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एक्सपेंडिचर में, यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी जो आप एमपी बनने जा रहे हैं
तो एमपी बनने के लिए कितने पैसे आप खर्च करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो सरकार वो इलेक्शन कमीशन आप बोलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि आप 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, उससे अधिक आपको खर्च नहीं करना होता है। लेकिन जहाँ तक आपको भी पता है कि जब जो हमारे इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन का एमपी का, तो एमपी का इलेक्शन में आप देख जो सांसदी का जो इलेक्शन होता है उसमें 4 5 10 या 20 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया लोग खर्च कर देते हैं। ठीक है, लेकिन लिमिट रखा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि आप बस 95 लाख तक ही खर्च कर पाएंगे, और एमएलए बनना है तो 40 लाख तक खर्च कर पाएंगे। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप। यस, क्वेश्चन पूछता है। अब एक क्या है कि जब आप लोकसभा देखेंगे तो सब कुछ आप लोकसभा में देख लिए, कितने मेंबर हैं, कितने रिजर्व सीटें हैं, कौन से आर्टिकल हैं, स्पीकर का क्या रोल है, स्पीकर को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे अपॉइंट करेंगे, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, इस सब के बारे में आपने पढ़ा है। ओके, अब इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा जब पढ़ते हैं तो लोकसभा में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट लोकसभा लोकसभा जो इलेक्शन था, इलेक्शन, है ना, इसके बारे में हम देखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ठीक है। जो पहला लोकसभा इलेक्शन हमारा हुआ, ठीक है, ये कब हुआ था, पहला पॉइंट, तो ये हुआ था फ्रॉम 1951 1951 से टू 1952 तक। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सेकंड पॉइंट देखेंगे कि कितने लोग इसके लिए, कितनी सीटें थी उस समय। तो हमारा सीटें थी 489 सीट्स। ओके, अभी आप जो देख रहे हैं कि 543, अभी क्या है नाउ, अभी क्या है 543 सीटें, अभी इतना है 2026 में, लेकिन उस समय क्या था 489 सीटें थी। ओके, वेरी गुड। चलिए, इसका जो फर्स्ट मीटिंग था वो कब हुआ था, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी वो कब थी। तो जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा था, ऑफ लोकसभा, वो कब हुआ था, 13 मई, 13 मई 1952। ठीक है, याद रखिएगा, पहली मीटिंग लोकसभा की, फर्स्ट लोकसभा का मीटिंग कब हुआ था, 13 मई 1952। ओके, इसे पूछता है कि फर्स्ट स्पीकर कौन बने, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, तो ये आपको पता है, जी वी मवड़ांकर। जी वी मवलांकर साहब थे, ये हमारे फर्स्ट स्पीकर बने थे, और ये जब तक मरे नहीं, यानी कि 1956 में इनका देहांत हो गया, ये तब तक ये हमारे स्पीकर बने, 1952 में हमारे बने, और 1956 तक ये हमारे रहे, जब तक ये मर नहीं गए। और जैसे ये मरे तो हमारे कौन से बने, माता विशु अनंत सैनम अयंगर साहब थे, जो कि उस समय के हमारे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे, उन्हीं को बना दिया गया। ठीक है, ओके, ये हम देखेंगे, पहले इनके बारे में देखते हैं। ये जीबी मौलांकर साहब थे, ये जीबी मौलांकर साहब थे, ये 1954 में हमारे ये, ठीक है, 1954 में इनके ऊपर आता है नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव 1954 में, 1952 में तो हमारे बनते हैं, और 2 साल के बाद हम देखते हैं कि 1954 में हम इनके ऊपर, जीबी मौलांकर के ऊपर क्या होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, कौन लेके आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे मान लीजिए कि अभी के जो स्पीकर होंगे, इनमें हम राहुल गांधी हमारा लीडर ऑफ ओपोजिशन लेके आ सकते हैं, है ना। तो जीबी मंगलांकर साहब जब हमारे फर्स्ट स्पीकर थे, तो उनको, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया था, तो ब्रॉड बाई
बहुत फेमस नाम है, आपको पता है, JB कृपलानी। कृपलानी, JB कृपलानी साहब थे और प्लस 20 अदर मेंबर थे, 21 अदर्स मेंबर। ठीक है, यानी कि मेन आप समझिए JB कृपलानी साहब लेके हमारे ये आए थे, बट क्या हुआ था, वॉज रिजेक्टेड, लेकिन वो रिजेक्टेड हो गया था, वो पास नहीं हो पाया था। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन JB मंगलांकर के ऊपर नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लागू नहीं हुआ था। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन किस स्पीकर के अगेंस्ट लेके आया गया था, तो उसमें आपके JB मंगलांकर साहब आएंगे। ठीक है, कौन लेके आया था, तो JB कृपलानी लेके आए थे 1954 में। ठीक है, ओके। अब आई बात दूसरा कि फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे, डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो आपको पता है कि फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे। ओके, ये थे हमारे MAA अयंगार। इनका पूरा नाम है मदाभूसु अनंत शयनम अयंगार। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जो कंस्टिट्यूएंसी था, लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, तिरुपति का, वहां से चुन के आए थे और ये बने थे। ओके, ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट लोकसभा का था। एक इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, जो हमारे नीलम संजीवा रेड्डी थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या बने हैं, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार ये क्या बने, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा दो दो बार ये स्पीकर ऑफ लोकसभा बने हैं। वेरी गुड। उसके बाद क्या बने कि 1 टाइम हमारे क्या बने, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये कौन से प्रेसिडेंट, 6 नंबर के प्रेसिडेंट ये बने थे। और ये कैसे बने थे, अनअपोज्ड। अनअपोज्ड, यानी कि जब ये प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हुए थे, ठीक है, तो इनका कोई विरोध नहीं था, ये निर्विरोध चुन लिए गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे क्या, नहीं, है ना, ये हमारे कभी भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ओके, उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, इनमें आता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि ओनली स्पीकर हु बिकेम प्रेसिडेंट, ओनली स्पीकर टू प्रेसिडेंट, तो कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपको एक सारे जो फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लेके, वो सब चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्या क्या देखे हैं आप, इसमें देखे हैं आप नीलम संजीव रेड्डी को, जो कि 2 बार हमारे स्पीकर बने, 1 बार हमारे प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं बने हैं। और ये नीलम संजीव रेड्डी पहले स्पीकर थे, एक ही हमारे स्पीकर हैं जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं अभी तक, 2026 तक। ओके, उसके बाद हम देखें फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हमारा कब हुआ था, 1951 से 1952 तक हमारा हुआ था। ठीक है, वो हमारा 489 सीटों पे हमारा इलेक्शन हुआ था। 13 मई 1952 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। JB मंगलांकर साहब हमारे फर्स्ट स्पीकर थे और MMA अयंगर हमारे डिप्टी स्पीकर थे। और JB कृपलानी थे, उनके द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन JB मंगलांकर के अगेंस्ट लेके आया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, वो कहा है कि यदि MP लड़ना है बड़े राज्य में तो आपको 95 लाख रुपया तक खर्च करना है, उससे बेसी आप नहीं करेंगे। ओके, छोटे राज्यों में खर्च करना है तो आप MLA बनने के लिए तो आपको 40 लाख खर्च करने हैं। यदि बड़े स्टेट में, यदि MP बनने के लिए छोटे राज्य हैं, उसमें आपको 65 लाख खर्च करने हैं। ठीक है, और छोटे राज्यों में आपको MLA बनना है तो 28 लाख रुपए तक खर्च करने हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोल दिया गया।
ठीक है। जो भी हमारे टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उसमें देखेंगे कि 131 सीटें क्या की गई, रिजर्व की गई हैं, है ना। 131 सीटें रिजर्व की गई हैं। कितने सीटों में, 543 सीटों में 131 सीटें रिजर्व की गई हैं। उसमें देखेंगे कि 131 में 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए। उस 84 सीटों में आप देखेंगे कि 17 सीटें यूपी को रिजर्व की गई है। ठीक है, इस मामले में आपको बताया हूं मैं। उसके बाद ये आपको बताया हूं मैं कि किस स्टेट में सबसे अधिक सीटें किस राज्य को दी गई हैं लोकसभा में। तो आपको बताया हूं कि यूपी है, उसमें 80 है, 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र है, उसमें 48 है। वेस्ट बंगाल है, 42 है। बिहार है, 40 है। इस तरीके से समझाने की कोशिश मैंने किया है। उसके बाद जो भी हमारे मेन मेन आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 100 हो गया, उसमें कोरम के बारे में बात आ रही है। ठीक है, उसको समझाया हूं मैं। ठीक है, आर्टिकल 87, 86, यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ लोकसभा है, उसके बारे में आपको एक एक करके मैंने अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर को कैसे रिमूव करेंगे, वो सब प्रोसेस भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि टर्म कितने ईयर्स के लोकसभा होते हैं, उसको मैंने बताया है। उसका डेजुलेशन कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक एक पॉइंट करके मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब चलिए मेंस में 250 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ओके, क्वेश्चन है, मान लीजिए ये मेंस के लिए 250 वर्ड्स में मेंस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ये है क्वेश्चन कि द लोकसभा is the pivot of the Indian parliamentary system. Discuss its composition, जैसे composition आपको बारे में पढ़ाया हूं मैं। पावर्स क्या है लोकसभा के, ओके, एंड रीजन फॉर इट्स प्री इमिनेंस इन द इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि लोकसभा भारतीय संसद प्रणाली की धुरी है। ओके, इसकी संरचना, शक्तियों और भारतीय विधायिका में इसकी श्रेष्ठता के कारणों की चर्चा कीजिए। ओके, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बताया हूं मैं कि सबसे पहले क्या है कि आप इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में ये जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो खासकर पॉलिटी में, तो जो आर्टिकल उससे एसोसिएटेड हैं उसको आप मेंशन करेंगे। साथ ही साथ यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं या कोई थिंकर्स हैं, तो उन्होंने क्या बोला है उसके लिए आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता है, इंट्रो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में कि क्या क्या चीजें वो पूछा है, उस सब चीजों को आप उसमें इंक्लूड करेंगे और फिर कंक्लूजन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा कि द लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा को ही हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ओके, इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियाज बाई कैमरल पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि इंडिया का जो बाई कैमरल पार्लियामेंट है, यानी कि बाई कैमरल कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। ओके, तो इसका एक लोअर हाउस है, यानी कि लोअर हाउस है। ओके, ये हाउस ऑफ द पीपल है। ठीक है, आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 81 में है। रिप्रेजेंट द डायरेक्ट विल of the people and serve as the primary forum for national debate and legislation। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे कि ये जो लोकसभा है इसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, ये लोअर हाउस है। ठीक है, और आर्टिकल 81 में इसका मेंशन है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, उसके बाद कंपोजिशन में देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, यानी जैसे आपको बताया हूं कि टोटल इसकी स्ट्रेंथ 550 है। ओके, लेकिन अभी कितना है, 543 सीटों पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। ओके, और टेन्योर क्या है, ये हमारे सारे कंपोजिशन आ जाएंगे। कंपोजिशन में क्या आएंगे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसको लिखेंगे कि टोटल हमारा 550 है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उसके माध्यम से ये रखा गया कि वो जो सेंसस हुआ था 1971 का, वो 2026 तक चलेगा, उसको भी मेंशन कर पाएंगे। इलेक्शन क्या होता है कि ये हमारे यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी हैं, इनके माध्यम से हमारा इलेक्शन होता है। यानी कि 18 साल से ऊपर जो लोग हैं, जिनका इलेक्टोरल में नाम है, वो उसको वोट डाल सकते हैं, और जो सबसे अधिक वोट लेके आएंगे वो हमारे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जीत जाते हैं। ठीक है, टेन्योर कितना है, 5 साल का है। लेकिन ये क्या होता है, इसको डिजॉल्व भी हम कर सकते हैं 5 साल से पहले, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा।
ओके, ठीक है। पावर एंड फंक्शन क्या है, शक्तियां और कार्य क्या है? देखिए, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, एजुकेटिव कंट्रोल है। देखिए, जो हमारे लोकसभा है, तो लोकसभा में हमारी कार्यपालिका भी है, यानी कि होम मिनिस्टर हैं, तो जितने आईएएस कैडर्स हैं, डीएमओ होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उस सबको भी कंट्रोल करती है। दूसरी बात फाइनेंशियल, यानी कि कितना बजट बनाना है, कितना पैसा किसको एलोकेट करना है, ये सब चीज़ें भी देखती हैं। दूसरा बात देखेंगे लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, यानी कि कोई बिल बनाना है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कोई एक्ट बनाना है उसको लेके, ठीक है। अब उसके बाद एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आना है, ईडब्ल्यूएस को हमें रिजर्वेशन देना है, तो ये सब हमारा लेजिस्लेटिव कार्य करेगी, यानी विधायिका कार्य करेगी। लेजिस्लेटिव में क्या देखते हैं, ठीक है, कि it participates लेजिस्लेटिव में इट पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉ ऑन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में क्या है कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं। तो ये जो हमारा होता है लोकसभा, वो क्या करता है कि यूनियन और कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उस पर वो क्या करता है कि लॉ बनाता है। ओके, इन केस ऑफ द डेडलॉक ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, द लोक सभा यूजुअली प्रिवेल इन अ ज्वाइंट सिटिंग ड्यू टू इट्स लार्ज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। मान लीजिए कोई एक बिल पास हुआ, तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, तो देखते हैं कि लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 245 सीटें हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ज्वाइंट सीटिंग होती है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, तो उसमें लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि राज्यसभा से ज्यादा इनको मजबूती मिल जाती है। फाइनेंशियली आप देखेंगे, इट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर मनी बिल, यानी कि मनी बिल यानी कि 110, आर्टिकल 110 में देखते हैं मनी बिल। मनी बिल क्या है कि ये हमारे लोकसभा में ही शुरुआत होगा, लोकसभा में ही पास होगा, बशर्ते ये राज्यसभा को भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा उसको रिजेक्ट करे या कुछ भी करे, 14 दिन के अंदर उसको देना ही रहता है रिपोर्ट। और वो जो रिकमेंडेशन देगा उसको लोकसभा माने या ना माने, ये लोकसभा पर निर्भर करता है। यानी कि जो मनी बिल का है वो टोटल इसी के हाथ में रहेगा। ओके, ठीक है। यानी कि राज्यसभा है उसको ना तो रिजेक्ट कर पाएगा ना अमेंड कर पाएगा, ठीक है, यानी कि टोटली लोकसभा के हाथ में रहता है। एजुकेटिव कंट्रोल क्या होता है? आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत आपको पता है क्या कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये आपको बताया हूं मैं कि ये जो हमारा सी है कलेक्टिवली, ये 75 और 3 से कहीं जाके सी बन रहा है, तो यानी कि लोकसभा इज द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, ठीक है, लोकसभा यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो इसमें बताया, और इसमें क्या होगा, इट कैन डिसमिस द गवर्नमेंट बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो गया, यदि मेंबर ऑफ एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो किसी मंत्री के खिलाफ, चाहे वो प्राइवेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हैं चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किसी के खिलाफ यदि नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। ये चीजें आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये श्रेष्ठता के कारण क्या है, प्री इमिनेंस का क्या रीजन है? द लोकसभा होल्ड अ सुपीरियर पोजीशन बिकॉज इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इसलिए इसलिए कि इसमें जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें डायरेक्ट लोगों के द्वारा निर्वाचित होके आते हैं, मेकिंग इट द अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेटिक सोवरेनिटी। यानी कि जो लोकसभा के जो एमपी हैं वो हमारे क्या हैं, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संप्रभुता का ये हमारे कस्टोडियन होते हैं। इट्स कंट्रोल ओवर द पर्स, फाइनेंस एंड लाइफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारा क्या क्या पढ़ाई किए थे, ठीक है, तो कैग क्या है, कैग हमारा यूनियन और स्टेट का हमारा पर्स को देखता है वो, ठीक है। उसी प्रकार ये है कि जो हमारा लोकसभा है ये हमारा पर्स को कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट की जो जिंदगी है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स, ठीक है, सबसर्विएंट टू द पॉपुलर विल, ठीक है। ओके, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? वाइल द राज्यसभा एक्ट एज अ रिवीजन चैम्बर, ठीक है, द लोकसभा रिमेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि जो भी लोकसभा, सपोज मनी बिल हो गया या कोई बिल हो गया,
ठीक है, तो उसमें लोकसभा यदि पारित कर रही है और राज्यसभा के पास फिर जाएगा पास होने के लिए, तो बस उसको देखता है राज्यसभा, ज़्यादा उसके पास कुछ है नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस राज्यसभा के पास होती हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो उसमें राज्यसभा का रोल है। लेकिन लोकसभा का क्या है कि इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में बताया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन इंडियन पॉलिटिक्स है। Its supremacy in financially and executive matters is essential for the effective functioning of a representative democracy। मतलब ये है कि फाइनेंशियली यानी कि धन पे हो गया, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पे, इन सब यानी कि धन और कार्यपालिका पे इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान और कंट्रोल है, जो कि ये हमारा डेमोक्रेसी है उसको प्रभावित तरीके से संचालित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे और कंक्लूड लिखेंगे, कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड करेंगे उसको। ठीक, उसी का फिर ये हिंदी में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि लोकसभा जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है, ठीक है, ये निचला सदन है, आर्टिकल 81 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, ये सब चीजें जो कि आपको बताया हूं मैं। ठीक है, ओके। तो इसको आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसका 250 वर्ड्स में इंग्लिश और हिंदी का जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका प्री प्लस मेंस अप्रोच पे लोकसभा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई किए हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक एक डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड किया हूँ मैं, आप उसका नोट्स बनाइए, मेमोराइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगा। और यदि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है, और आप इसको सही से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो 250 वर्ड्स में इसको आप आंसर लिखिएगा, और नहीं तो जो मॉडल आंसर आपको दिया हूं उसको देख के आप उसको करेक्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉलिटी के जो कंसेप्ट हैं इनको समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।